गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। आप लोग हेडिंग लिखो, स्पेशल एंट्रीज। स्पेशल एंट्रीज, ठीक है। देखो, हमने जर्नल के बेसिक्स तो सीख लिए, जो इजी पार्ट था वो हो गया। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग स्लैश एक्सपेंसेस अनपेड। एक्सपेंसेस अनपेड, जो पे नहीं किए, स्लैश एक और नाम है इसका, एक्सपेंसेस ड्यू। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। बट नॉट पेड, ठीक है। इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी तक पे नहीं किए। एक्सपेंसेस अनपेड, पे नहीं किए। एक्सपेंसेस ड्यू, देने तो थे, टाइम तो आ गया पे करने का, बट पे नहीं किए, ठीक है। इसमें एग्जांपल लेते हैं सैलरी। मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब पे तो करनी थी बट पे नहीं करी। सपोज आप मार्च के मंथ में हो, मार्च, इसमें सैलरी पे करनी थी एम्प्लॉइज को, बट अभी पैसे नहीं है, तो हमने उनको बोला नेक्स्ट मंथ पे कर देंगे। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले मान लो सैलरी पेड की एंट्री बताओ। सैलरी पे कर दी, उसकी एंट्री यहां देखना, सैलरी पेड। सबसे पहले इसकी एंट्री सोचो, कैश आया या गया। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो कैश तो गया, तो उसकी एंट्री क्या होती है? सैलरी टू कैश, यही होती है, सैलरी टू कैश। रीजन क्या होता है? कैश गया, डिक्रीज इन एसेट, और सैलरी हमारे लिए क्या है? खर्चा। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस, डेबिट, यही होती है। अब बात करते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग की, मतलब जो पे नहीं करी। पहले ये बताओ, वो हमारे लिए एसेट या लायबिलिटी? हमारे लिए लायबिलिटी है। क्यों? आज नहीं पे करी ना, कल को तो पे करनी पड़ेगी, तो लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रीजन, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो कल को पे करनी है, मतलब लायबिलिटी। और इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, हमारे ऊपर उधार बढ़ रहा है, कल को पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सैलरी ऊपर क्यों गई? क्योंकि एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस, डेबिट। अब डाउट ये आएगा कि सर सैलरी तो पे ही नहीं करी, तो फिर एक्सपेंस किस बात का दिखा रहे हो? ठीक है, सैलरी तो अभी पे ही नहीं करी, तो एक्सपेंस क्यों दिखा रहे हो? तो इसका रीजन क्या है? एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन क्या कहती है? जिस टाइम का एक्सपेंस है उसी टाइम दिखाना है, भले ही पे कर दिया या नहीं किया। दोबारा सुनो, एक्रूअल एजम्पशन क्या कहती है? जिस टाइम का एक्सपेंस है उसी टाइम दिखाना है, भले ही पे किया या नहीं पे किया। अब यहाँ पे पे नहीं किया तो भी एक्सपेंस तो दिखाना ही पड़ेगा, कि जिस साल का है उसी साल दिखाते हैं, राइट। तो सैलरी एक्सपेंस दिखाती, और पे तो किया नहीं, तो लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। अगर आप ध्यान से देखो, अगर सैलरी पे कर दी तो भी एक्सपेंस दिखाया, पे नहीं करी तो भी एक्सपेंस दिखाया, बिकॉज ऑफ एक्रूअल एजम्पशन। अगर पे कर दी तो कैश गया, और अगर पे नहीं करी तो लायबिलिटी बढ़ गई। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो फिलहाल हमें सैलरी आउटस्टैंडिंग में कौन सी एंट्री करनी है? ये वाली, ये नहीं करनी। क्लियर? अगर इसकी जगह रेंट आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या एंट्री बन जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, राइट। एक्सपेंस, लायबिलिटी। इन शॉर्ट, जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, रेंट हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, उसका नाम लिखना है, दैट्स इट। बाकी तो एंट्री तो वही रहेगी। क्लियर? लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 2, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इसका मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कमा तो ली बट मिली नहीं, मतलब हम कमा चुके हैं, हम डिजर्व करते हैं कि हमें मिले, बट थोड़ा लेट हो गया, अभी नहीं मिली, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं एक्रूड इंटरेस्ट का।
इंटरेस्ट कमा तो लिया बट मिला नहीं। पहले उसकी एंट्री बताओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड की। पहले हम करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री। मान लो इंटरेस्ट मिला इन कैश, इसकी एंट्री सोचो, कैश आया या गया? कैश तो आया, और जब भी कैश आता है वो क्या होता है? डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। रूल क्या लगा? इंक्रीज इन एसेट, पैसा आ गया, और इंटरेस्ट अगर मिला तो हमारे लिए इनकम है। इनकम जो होती है क्रेडिट, राइट? अब यहां सोचते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब कमा तो लिया बट मिला नहीं। तो पहले तो ये बताओ, ये हमारे लिए एसेट या लायबिलिटी? कल को तो मिलना है ना, हमने तो कमा लिया, कल को मिलेगा हमारे लिए एसेट, और एसेट क्या होता है? डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब ये कैसे बनी? एक्रूड इंटरेस्ट, क्यों? कल को मिलना है हमारे लिए एसेट, और इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट, और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। अब आप बोलोगे सर इनकम तो अभी मिली नहीं, तो कैसे दिखा दी? एक्रूअल असम्पशन, जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखानी है, भले ही मिली या नहीं मिली। आई रिपीट, जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखानी है, भले ही मिली या नहीं मिली। तो अगर इनकम मिल गई, इंटरेस्ट अगर मिल गया तो भी वो इनकम दिखानी है, और अगर नहीं मिली तो भी इनकम दिखानी है। फर्क क्या है? अगर मिल गया तो कैश आ जाएगा या बैंक, और अगर नहीं मिला तो एक्रूड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि कल को मिलना है ऐसे। क्लियर? लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 3, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी स्कूल्स में आता है ये पॉइंट। आपने टैक्स पे किया, ठीक है, इनकम के ऊपर, तो सबसे पहले तो ये बताओ कैश आया या गया? कैश तो गया। अगर आप टैक्स पे करते हो तो आपके पैसे तो जा रहे हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं हम, तो कैश तो गया, तो ये तो नीचे आएगा टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, पैसा गया। अब बताओ हमारे लिए खर्चा या फायदा? अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं हमारे लिए खर्चा होता है, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? आपको लगेगा कि सर ऊपर इनकम टैक्स आना चाहिए क्योंकि हमारे लिए तो खर्चा है, राइट? ऐसा आपको लगेगा, बट ये गलत है। ऊपर इनकम टैक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सोचो। इसका रीजन है इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस होता ही नहीं है। इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा होता है। प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा वो ड्राइंग्स में आता है। इनकम टैक्स आता है ड्राइंग्स में, ठीक है। अब सबको डाउट आएगा कि सर ये तो बिल्कुल समझ में आया, तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ध्यान से समझना, अभी समझ में आ जाएगा। इस साइड में आती है सारी इनकम्स, इस साइड में आते हैं सारे एक्सपेंसेस। मान लो 80 लाख की इनकम है और 20 लाख के खर्चे हैं। 80 लाख कमाया टोटल सेल वेल करके, 30 लाख खर्च कर दिए, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 50 लाख। प्रॉफिट आ गया 50 लाख, ठीक है। आपने सुना होगा इस प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। अब ये बताओ, ये प्रॉफिट किसको मिलना है? बिजनेस को या प्रोप्राइटर को? ये प्रॉफिट तो प्रोप्राइटर का है, मतलब मालिक का, राइट? जो मालिक है वो लेके जाएगा, ये प्रॉफिट तो उसका है। तो इसके ऊपर टैक्स भी कौन पे करेगा? बिजनेस या प्रोप्राइटर? जब ये पैसे प्रोप्राइटर को मिलने वाले हैं तो उसके ऊपर टैक्स भी तो वही पे करेगा। तो जो इनकम टैक्स होता है ना, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस होता है। अगर ये बिजनेस बंद कर दूं मैं अभी, तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? प्रोप्राइटर को। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसके होते हैं? प्रोप्राइटर के। बिजनेस को कुछ नहीं मिलना, तो फिर ये खर्चा भी किसका है? इसके ऊपर टैक्स भी कौन पे करेगा? प्रोप्राइटर, ठीक है। बिजनेस अलग होता है, प्रोप्राइटर अलग होता है। जब प्रॉफिट उसका तो टैक्स भी उसका। अब उसका पर्सनल एक्सपेंस बन गया ये। तो अगर उसका पर्सनल एक्सपेंस है
और बिजनेस के पैसों से पैसे दिए जा रहे हैं, बिजनेस के पैसों से पेमेंट हो रही है, तो उसका पर्सनल एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? ड्रॉइंग्स में। ठीक है, दोबारा सुनना। प्रॉफिट है प्रोप्राइटर का, तो टैक्स भी वही पे करेगा, या तो वो घर से पे कर दे तो बात खत्म। बट अगर यहां दिया हुआ है पॉइंट बिजनेस के अकाउंट्स में, इसका मतलब बिजनेस के पैसों से दिया गया है, तो पैसे तो बिजनेस के गए, बट पर्सनल खर्चा किसका है? प्रोप्राइटर का। और पर्सनल एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? ड्रॉइंग्स में। तो यहाँ रूल आएगा डिक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में बोलूं, प्रॉफिट किसको मिलना है? प्रोप्राइटर को, तो टैक्स भी वही पे करेगा, तो उसका पर्सनल एक्सपेंस बनेगा। अब सुनना, नॉर्मली इनकम टैक्स अकाउंट से पे करते हैं नॉर्मली, तो अगर यहाँ पे आप टू बैंक लिखते हो वो भी ठीक है, तो जैसा आपके स्कूल में सिखाया जाए वैसे कर लेना, कैश भी ठीक है, बैंक भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, म्युनिसिपल टैक्स पेड। म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स मतलब जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। जब बिजनेस आप कर रहे हो तो जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स होता है। ठीक है, और भी छोटे मोटे टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। अब ये प्रोप्राइटर का टैक्स नहीं है, ये बिजनेस का टैक्स है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस के लिए यूज हो रही है, तो ये बिजनेस के खर्चों में जाएगा, ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो ये जाएगा बिजनेस का खर्चा, तो पैसा गया, और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी म्युनिसिपल टैक्स टू कैश, एक्सपेंस होता है डेबिट और पैसे गए। आई रिपीट, जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बिजनेस के लिए, उस प्रॉपर्टी पर टैक्स पे करना पड़ता है। जो सर्विसेज यूज कर रहे हो आसपास, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये बिजनेस का खर्चा है, तो ये ड्रॉइंग्स में नहीं जाएगा, ये बिजनेस के एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, जो प्रोप्राइटर का अपना घर होता है ना, अपना घर, उसके ऊपर जब वो टैक्स पे करता है वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। ठीक है, दोबारा सुनना, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं तो बिजनेस का एक्सपेंस, प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं तो पर्सनल एक्सपेंस। क्लियर? लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 5, आप लोग लिखो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, in the value of fixed assets. It is a loss to the business. It is a loss to the business. ठीक है, अब डेप्रिसिएशन होता क्या है? जब किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, ऑब्वियसली हमारे लिए नुकसान है। अगर हमारी कार 6 लाख की थी तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अब वो 5 लाख की हो जाएगी, तो हमारे लिए नुकसान है क्योंकि अब कम प्राइस में बिकेगी। करेक्ट? और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन तो हमारे लिए है लॉस, और लॉस होता है डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा डेबिट। रीजन इंक्रीज इन एक्सपेंस या फिर लॉस। अब आप बताओ नीचे क्या आएगा? क्या हमारा कैश गया? बिल्कुल नहीं गया। डेप्रिसिएशन में कभी भी कैश नहीं जाता। कैश तो तब जाता है जब कार खरीदते हैं। जब कार खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? व्हीकल टू कैश, तब कैश गया था ना। आज तो कार की वैल्यू कम हुई है, हम उसको कैश थोड़ी देने जा रहे हैं, तो कैश तो नहीं जाएगा। तो सोचो क्या होना चाहिए? डेप्रिसिएशन हो गया नुकसान, साथ साथ जो आपका फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू तो कम हो गई ना। डेप्रिसिएशन से फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। फिक्स एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो नीचे आ जाएगा टू फिक्स एसेट। ठीक है, जो भी एसेट होगा उसका नाम आ जाएगा। तो डिक्रीज इन एसेट। दोबारा सुनो, डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू कम होना। इसको आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाया था? आपको याद होगा, कार है, मान लो कार है तो 6 लाख की थी, तो एक तो हम एसेट में से माइनस करते थे और एक कैपिटल में से माइनस करते थे। क्यों? क्योंकि नुकसान है, तो एक तो नुकसान आ गया डेबिट, दूसरा हमने एसेट में से कम कर दिया। ठीक है, कैश नहीं जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट 6, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस स्पेलिंग है SUNDRY, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सबसे पहले इसका मीनिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस होता क्या है? सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे
छोटे मोटे खर्चे बिजनेस के जो बहुत माइनर से खर्चे होते हैं, ठीक है। लिखो, इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ऑफन पेटी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन अ बिजनेस। पेटी मतलब छोटे मोटे। ऑफन पेटी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन अ बिजनेस such as रिफ्रेशमेंट मतलब समोसे आ रहे हैं, पेप्सी आ रही है, पोस्टेज, न्यूज़पेपर एसेट्रा, फुल स्टॉप। Such expenses are normally debited in one account, that is sundry expenses account, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। होता क्या है, बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होते हैं। जैसे मान लो आपके गेस्ट आए, बिजनेस पार्टनर्स, और आपने समोसे मंगवाए, चाय मंगवाई, छोटे मोटे खर्चे। तो इसके लिए क्या अलग से अकाउंट खोलोगे कि चलो लिख दो रिफ्रेशमेंट टू कैश या समोसे टू कैश? बहुत और लगेगा, ठीक है। छोटे मोटे खर्चे होते हैं, 50 रुपीज, 100 रुपीज। वैसे ही पोस्टेज, जब आपने किसी को लेटर्स भिजवानी है तो पोस्टेज आती है या न्यूज़पेपर आते हैं। अब इतने छोटे मोटे खर्चों के लिए अगर हम अकाउंट खोलने बैठ जाए तो बहुत सारे अकाउंट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सारे छोटे मोटे खर्चों को एक अकाउंट में डाल देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। बात खत्म, ठीक है। 100, 200, 500 के खर्चे होते हैं। ये बिजनेस के लिए ये बहुत छोटी बातें होती हैं, तो इनके लिए एक अकाउंट खुलता है, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? कैश आया या गया, आपका एक्सपेंस हो रहा है ना, भले ही छोटा सा खर्चा हो। कैश तो गया, तो कैश जब गया तो क्रेडिट, और एक्सपेंस के होते हैं डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट टू कैश, ठीक है। रूल, ये आ गया एक्सपेंस, और ये पैसे गए डिक्रीज होने से। तो अगर आपके एग्जाम में एंट्री आ जाए कि रिफ्रेशमेंट के खर्चे हुए या पोस्टेज के या न्यूज़पेपर के 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, छोटे मोटे खर्चे हैं, तो आपको इसकी एंट्री करनी है सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश। रिफ्रेशमेंट टू कैश मत करना, ठीक है। लिख लो। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस चैप्टर का सबसे ट्रिकी पॉइंट, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, एज अ प्रोप्राइटर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। आपने बिजनेस के अंदर 50 लाख इन्वेस्ट किए, आप हो प्रोप्राइटर, और आपने पढ़ा हुआ है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है। प्रोप्राइटर ने अपने पैसे लगाए, तो बेसिकली बिजनेस को उसने उधार दिए। आपको मैंने बताया भी था, कैपिटल एक तरीके से लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी। आई होप याद आ गया होगा। तो प्रोप्राइटर ने जो भी पैसे दिए हैं बिजनेस को, बेसिकली वो उधार है। तो प्रोप्राइटर उस पर इंटरेस्ट मांगेगा। प्रोप्राइटर बोलेगा, अगर ये पैसे मैं बैंक को देता हूं, अगर ये पैसे मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूं, तो वो भी मुझे इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर ये मैंने पैसे आपको दिए हैं, आप भी मुझे इंटरेस्ट दो। तो बिजनेस कहेगा, ठीक है सर, ले लो इंटरेस्ट। तो अगर बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है प्रोप्राइटर को, अगर बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, तो प्रोप्राइटर के लिए इनकम, राइट, और बिजनेस के लिए नुकसान। यहां तक ओके। अब लिखो, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। प्रोप्राइटर ने जो भी पैसा लगाया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। इट इज अ गेन फॉर द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के लिए वो इनकम है। इट इज अ गेन या फिर इनकम फॉर द प्रोप्राइटर एंड हिज कैपिटल इंक्रीजेस। उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। फुल स्टॉप। It is a gain for the proprietor and his capital increases. Full stop. It is an expense for the business. Business के लिए खर्चा है, क्योंकि वो तो दे रहे हैं। बिजनेस के लिए खर्चा, ठीक है। अब इसकी एंट्री सोचते हैं। बिजनेस के लिए है ये खर्चा, और एक्सपेंस के होते हैं डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए है एक्सपेंस। और ये पैसा किसको मिल रहा है? प्रोप्राइटर को, तो उसकी कैपिटल में जाएगा, तो कैपिटल बढ़ेगी। इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, रीजन इसकी कैपिटल बढ़ेगी। आई रिपीट, प्रोप्राइटर को मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, और बिजनेस के लिए खर्चा एक्सपेंस के होते हैं डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, थोड़ा आराम से, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब उल्टा है, ड्रॉइंग्स कौन करते हैं? प्रोप्राइटर। मतलब प्रोप्राइटर पैसे निकाल के घर ले गया, वो पैसे वो बिजनेस को दे चुका था, अब वो पैसे बिजनेस के थे, लेकिन उसमें से कुछ पैसे निकाल के वो घर ले गया। अब बिजनेस बोलेगा तुम इंटरेस्ट मांगने तो आ गए थे, अब तुम पैसे घर लेके जा रहे हो, ये तो मेरे पैसे हैं फिलहाल, तुमने मुझे उधार दिए हैं, अब अगर तुम इसको घर लेके जा रहे हो तो अब तुम मुझे इंटरेस्ट दो। आई रिपीट, अब बिजनेस बोलेगा इंटरेस्ट मांगने तो फटाफट आ गए थे, अब तुम पैसे घर लेके जा रहे हो, बिजनेस के पैसों में से निकाल के घर लेके जा रहे हो, अब तुम मुझे इंटरेस्ट दो। तो प्रोप्राइटर इंटरेस्ट देगा, तो अब बिजनेस के लिए इनकम और उसके लिए नुकसान। ठीक है, क्योंकि अब बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा तो बिजनेस के लिए इनकम और उसके लिए नुकसान। तो लिखो, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर के लिए नुकसान है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द प्रोप्राइटर एंड हिज कैपिटल विल रिड्यूस। प्रोप्राइटर के लिए नुकसान है, वो बोलेगा मेरी कैपिटल से ले लो, एंड हिज कैपिटल विल रिड्यूस, फुल स्टॉप। इट इज अ गेन फॉर द बिजनेस। अब बिजनेस के लिए फायदा है। ठीक है, तो अब सुनना क्या होगा। अब बिजनेस इंटरेस्ट मांग रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बिजनेस के लिए इनकम, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। तो नीचे तो आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पहले एक्सपेंस था, अब इनकम है, इनकम हो गई क्रेडिट। अब प्रोप्राइटर बोलेगा मेरी कैपिटल में से काट लो, तो कैपिटल कम हो रही है। ठीक है, डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? डेबिट। तो ऊपर होना चाहिए कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, बट ऐसे लिखते नहीं है, इसको हम लिखते हैं ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर से सुनना जरा ध्यान से। अब बिजनेस ने इंटरेस्ट मांगा, तो बिजनेस के लिए तो इनकम है, ये तो पक्का हो गया, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। प्रोप्राइटर कहेगा मेरी कैपिटल से काट लो, मेरा ही खर्चा है ना, तो मेरी कैपिटल से काट लो। कैपिटल जब कम होती है उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आप कैपिटल लिखोगे तो भी गलत नहीं है, टेक्निकली वो भी ठीक है, बट 11th में प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम रखा गया है, ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, लिख लो। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आ रही है तो आपको पहले ये सोचना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है या बिजनेस को मिल रहा है। कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस देता है तो बिजनेस के लिए खर्चा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नीचे उसी का नाम आ गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस को मिलता है, क्योंकि ड्रॉइंग्स कौन करते हैं? प्रोप्राइटर, तो बिजनेस को मिलता है, और जब मिलता है तो इनकम, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो नीचे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ऊपर उसी का नाम, मतलब ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम। अब लिख लो। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग लिखो पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी ड्यू टू स्टाफ बट नॉट पेड, ₹5,000, सैलरी ड्यू टू स्टाफ बट नॉट पेड ₹5,000। 3 लाइन्स छोड़ दो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सैलरी पेड 10,000, सैलरी पेड 10,000 and salary outstanding 2,000 and salary outstanding 2,000। अब मैंने एक ही पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट्स दे दिए, बट आपको साथ में ही करना है, एक एंट्री करनी है। ठीक है, फिर से 3 to 4 लाइन्स छोड़ दो। थर्ड पॉइंट, एक्रूड इंटरेस्ट
accrued interest 5,000, accrued interest 5,000. Fourth point, interest received 5,000 and interest accrued 2,000. Fifth, provide 10% depreciation, on machinery costing 80,000, Sixth, provide 10% interest on a capital of 10 lakhs, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद हम टैली करेंगे। तो आप स्टार्ट कर दो। अब इन पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सैलरी ड्यू टू स्टाफ बट नॉट पेड, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग, कल को तो पे करनी पड़ेगी, हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो इसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एक तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है और एक लायबिलिटी है, कितने की, 5,000, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, सैलरी पे कर दी 10,000 और आउटस्टैंडिंग है 2,000, दो पॉइंट्स आ रहे हैं। तो पहले इसको अलग करते हैं, फिर साथ में कंबाइन कर देंगे। अगर सैलरी पे की बात करूं तो इसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी टू कैश, सैलरी पे करी 10,000, ठीक है। और फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, पे नहीं करी, ये तो लायबिलिटी है, कैश नहीं गया, ठीक है। अब टोटल सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी 10,000 पे कर दी, 2,000 पे नहीं करी, टोटल सैलरी कितनी है जो डेबिट हो रही है, 12,000। तो टोटल सैलरी को दिखा दो एक साथ, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दो 12,000, ठीक है। ध्यान से देखो कैश कितना गया, कैश गया 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, और 2,000 क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी, तो 2,000 को दिखा दो लायबिलिटी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, एक बार दोबारा देखो, टोटल सैलरी कितनी है 12,000, भले ही पे कर दी या नहीं करी, टोटल एक्सपेंस तो मुझे 12,000 दिखाना ही पड़ेगा, एक्रूअल एजम्पशन। कैश कितना गया, सैलरी जो पे करी 10,000, डिक्रीज इन एसेट्स, पैसे कितने गए 10,000, और जो पे नहीं करे सैलरी आउटस्टैंडिंग वो क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी 2,000। अगर आप ध्यान से देखो, डेबिट में है 12,000 और क्रेडिट में भी है 12,000, तो डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाएगा, करेगा ही करेगा, हमेशा करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना क्रेडिट में 2 अकाउंट आ गए और डेबिट में 1। जब ऐसा होता है कि किसी एक साइड में 2 या 3 अकाउंट आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। एक होती है सिंपल एंट्री जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक होती है कंपाउंड एंट्री जब डेबिट में ज्यादा आ जाए या क्रेडिट में ज्यादा आ जाए, ठीक है, बट टोटल मैच पक्का करेगा। आई होप समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, कमा तो लिया बट मिला नहीं, कल को मिलेगा, हमारे लिए एसेट, और एसेट क्या होते हैं, डेबिट। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। एक तो हमारे लिए एसेट है और दूसरा इनकम है। इनकम तो दिखाएंगे जिस टाइम की है उसी टाइम दिखा देंगे, कितना, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट मिल गया 5,000 और नहीं मिला 2,000। पहले फिर से अलग अलग करते हैं। अगर इंटरेस्ट मिल गया 5,000 तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट मिल गया 5,000, पैसा आ गया और इनकम, और जो इंटरेस्ट नहीं मिला उसकी एंट्री क्या होती है, एक्रूड इंटरेस्ट टू
2000 जो नहीं मिला। तो टोटल इंटरेस्ट है कितना, भले ही मिल गया या नहीं मिला, टोटल इंटरेस्ट है मेरा 7000। तो टोटल इंटरेस्ट तो 7000 आ जाएगा नीचे। तो इंटरेस्ट जो मेरी इनकम है वो 7000 की है, ठीक है। डेबिट में देखो कैश कितना आया 5000, तो कैश आ जाएगा 5000, कैश अकाउंट डेबिट 5000, क्योंकि पैसे मिल गए 5000। और जो नहीं मिले मतलब एक्रूड इंटरेस्ट कल को मिलेंगे एसेट, वो कितने हैं 2000। एक्रूड इंटरेस्ट हमारा एसेट आ गया, ये भी डेबिट 2000, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो डेबिट और क्रेडिट फिर से मैच हो जाएंगे। 5000 मिल गए, 2000 नहीं मिले बट कल को मिलेंगे। टोटल डेबिट कितना है 7 और टोटल इनकम भी कितनी है 7, ठीक है। आई होप ठीक किया होगा, राइट। नेक्स्ट, फिफ्थ, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 80,000। आपने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन दिखानी है। डेप्रिसिएशन नुकसान होता है, नुकसान क्या होता है डेबिट, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। रूल क्या आ गया, ये हो गया एक्सपेंस और एसेट कम होने वाला है, बट 80,000 नहीं आएगा। 80,000 की तो मशीनरी है, 80,000 की तो मशीनरी है, उस पर 10% डेप्रिशिएट करना है। 80,000 का 10% कितना होता है, 80,000 का 10% होता है 8,000, तो डेप्रिसिएशन आएगी 8,000 की। मतलब 80,000 की मशीनरी है, 10% डेप्रिशिएट हो गई तो 8,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। यहां तक ओके। नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल ऑफ 10 lakhs। 10 lakhs की कैपिटल है, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा प्रोप्राइटर को। तो बिजनेस के लिए नुकसान, लॉस क्या होते हैं डेबिट, तो बिजनेस एंट्री दिखा देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बिजनेस के लिए नुकसान और उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, बट कितना 10 लाख तो कैपिटल है, तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा 10%। तो अगर 10 लाख पे 10% मिलेगा मतलब कितना मिलेगा 1 लाख, राइट। तो 1 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा, तो एंट्री में 1 लाख आएगा। आपको बस ये बातें ध्यान रखनी है। अगर आपने 10 लाख का अमाउंट लिख दिया तो पूरी एंट्री गलत, और यहां पे अगर आपने 80,000 लिख दिया तो भी गलत। तो ध्यान रखना 80,000 का 10% आएगा 8,000, ठीक है। लिख लो। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 7, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8,000, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹8,000। पॉइंट नंबर 8, पेड ₹500, पेड ₹500 फॉर रिफ्रेशमेंट, फॉर रिफ्रेशमेंट। पॉइंट नंबर 9, पेड इनकम टैक्स, पेड इनकम टैक्स ₹10,000, ₹10,000 बाय चेक। इनकम टैक्स पे किया चेक से या फिर अकाउंट से पे किया, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, पेड म्युनिसिपल टैक्स, पेड म्युनिसिपल टैक्स ₹5,000, ₹5,000 इन कैश, इन कैश। आज का लास्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी at 10% per annum, at 10% per annum, costing ₹1 lakh, costing ₹1 lakh for 6 months, for 6 months. I repeat, provide depreciation on machinery at 10% per annum, costing ₹1 lakh for 6 months, ठीक है। फिर से पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद टैली करेंगे। अब इसको टैली करते हैं। पॉइंट नंबर 7, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। $8,000 इनकम हो गई क्रेडिट, और प्रोप्राइटर के लिए नुकसान है तो उसकी कैपिटल में से कट करेंगे, तो डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। नेक्स्ट, पेड 500 फॉर रिफ्रेशमेंट, छोटे मोटे खर्चे है, तो इसकी एंट्री क्या थी? सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 500 पे करे, छोटा सा खर्चा है लेकिन एक्सपेंस होता है डेबिट, भले ही छोटा हो या बड़ा हो, और कैश गया। राइट। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पे किया बाय चेक। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट्स बिजनेस को नहीं मिल रहे, प्रोप्राइटर को मिल रहे हैं, तो ये उसका एक्सपेंस है, मतलब पर्सनल एक्सपेंस, तो ये ड्रॉइंग्स में जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बट ये चेक से पे किया बिजनेस के अकाउंट से, तो पैसे तो फिलहाल बिजनेस के गए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना पे किया? 10,000, तो 10,000 आ जाएगा कि पैसा गया अकाउंट से और प्रोप्राइटर की कैपिटल में से काट लेंगे। जब प्रॉफिट उसको मिल रहा है तो टैक्स भी वही भरेगा। राइट। नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्स पे किया 5,000 इन कैश। म्युनिसिपल टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो उसकी एंट्री होगी म्युनिसिपल टैक्स टू कैश। ये हमने कैश में पे किया, कितना? 5,000, तो पैसे गए और एक्सपेंस आ गया। याद रखोगे? लास्ट पॉइंट, थोड़ा ध्यान से, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होती है ये तो आपको बताइए, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ये तो अभी डिस्कस की थी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये हमारे लिए एक्सपेंस है और एसेट कम हो गया। मशीनरी कितनी दी है? 1 लाख की, डेप्रिसिएशन है 10%। 1 लाख की मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन, ये होता है 10,000, बट यहां लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का रेट है 10%, एनम का मतलब होता है पूरे साल, पूरे साल का रेट है 10%, बट हमने मशीनरी यूज करी है सिर्फ 6 मंथ्स, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स की आएगी। मान लो हमने साल के बीच में खरीदी थी, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स की आएगी। तो 1 लाख पे 10% इंटू 6/12, जितने मंथ्स यूज करिए ना, अगर मान लो 7 मंथ्स यूज करिए तो 7/12, 3 मंथ्स यूज करिए तो 3/12, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो 1 लाख का 10%, ये तो हो गया 10,000 इंटू 6/12 मतलब 1/2, तो ये आ जाएगा 5,000। तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 5,000। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अगर मंथ्स का फैक्टर लिखा हुआ है तो आपने इसको जरूर कंसिडर करना है, जितने मंथ्स यूज करिए इंटू 6/12, 5/12 ऐसे। ठीक है, अब आगे टैली कर लो, और आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सी यू।